हाँ जी, विकेंद्रीकरण का महत्व रिवाइज करते हैं। जैसे हमने अधिकार अंतरण का महत्व रिवाइज किया था। ये बॉस है, ये इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, इसके अंडर काम करने वाले, इसके अधीन काम करने वाले प्रबंधक हैं। तो बॉस को क्या क्या फायदा हुआ? अरे मैं तो शीघ्र निर्णय ले पा रहा हूँ और मुझे राहत भी है। क्यों राहत है? क्योंकि मैंने अपने गैर मुख्य कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया है। तो बॉस को कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं? 2 बेनिफिट्स हो रहे हैं। पहला बेनिफिट उसे राहत है, दूसरा बेनिफिट वो शीघ्र निर्णय ले पा रहा है। दोनों के लिए हम मेन रीजन ये दे सकते हैं क्योंकि उसने गैर मुख्य कार्यों को तो इनको सौंप दिया है। दूसरी चीज, हर लेवल पर प्रबंधक शीघ्र निर्णय ले पा रहे हैं, उसको किसी से पूछना नहीं है, इनको किसी से पूछना नहीं है, तो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, अधीनस्थों को क्या फायदा हो रहा है? हम में पहल भावना का विकास हो रहा है। पहल भावना का विकास क्यों? क्योंकि अब हम अपने आप को ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई काम करने के लिए राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं और आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं अच्छा काम करके। तो हम में पहल भावना का विकास हो रहा है। दूसरा प्रबंधक क्या कहता है? हमारी प्रबंधकीय प्रतिभा भी निखर रही है। कैसे निखर रही है? क्योंकि हमें काम सौंपा जा रहा है, हमारा अधिकारी हमें काम सौंप रहा है, तो उस काम को कर करके हमारी प्रबंधकीय प्रतिभा निखर रही है और हम आगे प्रमोशन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब क्योंकि आगे प्रमोशन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे कारण, क्योंकि हम मन लगा के काम कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, लागत कम हो रही है, हमारे कारण ही विकास का सरलीकरण हो रहा है। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो जो काम करने चाहिए हम वो सब काम कर रहे हैं। इस वजह से संगठन में विकास का सरलीकरण हो रहा है और इन सभी चीज़ों के कारण पूरे संगठन में कंट्रोल भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि बॉस अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है, अधीनस्थ जो है वो अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार है, बी भी अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है, सी भी अपने काम के लिए खुद, गलत होगा तो ये जिम्मेदार, सही होगा तो उसके लिए इसके लिए तालियां बजेंगी। तो इसलिए इन सब कारणों से नियंत्रण कैसा है? श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नियंत्रण है। तो विकेंद्रीकरण के महत्व के कितने पॉइंट्स? 1 2 3 4 5 6। बॉस को 2 फायदे, अधीनस्थों को 3 फायदे और पूरे संगठन को 1 बेनिफिट। ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर है। तो 5 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। तो टेबल बना लीजिए। आधार, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण, 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं और 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो टोटल ये 5 पॉइंट्स के लिए आप देख लीजिए आपको कितना बड़ा कॉलम बनाना है। आपके रजिस्टर का पूरा पेज लग जाएगा। तो आधार, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण, ये 3 कॉलम्स बना लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके फिर इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में डिस्कस करते। टेबल बना लिया आपने? अगर नहीं बनाई है तो पहले वीडियो को पॉज करके टेबल बनाएं, तभी वह डिस्कशन सुने। चलिए, आधार है नंबर 1। सबसे पहले है प्रकृति, नेचर। क्या नेचर है, क्या प्रकृति है अधिकार अंतरण की? जो अधिकार अंतरण है वो हर संगठन के लिए अनिवार्य है। इट इज़ कंपल्सरी। अधिकार अंतरण जरूरी है, हर संगठन में ज़रूरी है कि अधिकारी जो है वो अपने अधीनस्थ को काम सौंपे, वो अपने अधीनस्थ को अधिकार सौंपे और उत्तरदायित्व सौंपे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अकेला नहीं कर सकता। क्या सारे काम बॉस कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए अधिकार अंतरण हर संगठन में अनिवार्य है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण तो संगठन की एक नीति है, संगठन की एक पॉलिसी है। संगठन यदि चाहेगा तो विकेंद्रीकृत संगठन बनाएगा, नहीं चाहेगा तो केंद्रीकृत संगठन बनाएगा। संगठन मुख्य रूप से 2 तरह के, जैसे टीवी का वॉल्यूम होता है ना, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं। तो बिल्कुल बंद कर दिया तो केंद्रीकृत बन गया, बिल्कुल वॉल्यूम ऑन कर दी तो विकेंद्रीकृत बन गया। बीच में रखेंगे तो थोड़ा सा केंद्रीकृत है, थोड़ा विकेंद्रीकृत है। कोई भी संगठन पूर्ण रूप से केंद्रीकृत नहीं हो सकता है, पर सही नहीं रहता है, और पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत संगठन नहीं पाए जाते। आमतौर पर दोनों का मिश्रण पाया जाता है बस। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है अधिकार अंतरण अनिवार्य है। अनिवार्य को लिख के उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी अधिकारी अकेले सारे काम नहीं कर सकता है। और विकेंद्रीकरण ऐच्छिक है, बॉस की मर्जी है, और वो भी बॉस की नहीं, टॉप लेवल की मर्जी होती है। किसकी मर्जी होती है? टॉप लेवल की। जो संगठन का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ना, ये टॉप लेवल डिसाइड करता है कि संगठन केंद्रीकृत होगा या विकेंद्रीकृत होगा। तो संगठन केंद्रीकृत भी हो सकता है और संगठन विकेंद्रीकृत भी हो सकता है, ये उच्च स्तर की मर्जी है। सेकंड पॉइंट है कार्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम। देखिए,
अधिकार अंतरण में कार्य की स्वतंत्रता कम होती है, क्योंकि बॉस ने जितने उस काम को करने के लिए अधिकार चाहिए, इस काम को करने के लिए जितने अधिकार चाहिए, सिर्फ उतने ही अधिकार दिए और कभी भी वापस ले सकता है वो। तो कार्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम जो होती है वो अधिकार अंतरण में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बॉस का पूरा नियंत्रण होता है। क्यों करना चाहता है बॉस नियंत्रण? क्योंकि अगर काम गलत हुआ, जवाबदेही किसकी है, किसके पास है जवाबदेही का डब्बा? बॉस के पास। तो बॉस को जवाबदेही देनी पड़ेगी, इसलिए वो पूरा कंट्रोल करके काम चलाता है। और यहाँ पर काम करने की स्वतंत्रता अधिक होती है, क्योंकि उच्च अधिकारियों का नियंत्रण कम होता है, क्योंकि उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा उत्तरदायित्व, तुम्हारी जवाबदेही, गलत होगा ना यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है स्थिति। स्थिति मतलब एक्चुअली है क्या, अधिकार अंतरण क्या है? अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। हम इसमें क्या करते हैं? अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकारी अपने अधीनस्थ को अधिकार सौंपता है, अपने अधीनस्थ को उत्तरदायित्व सौंपता है। तो अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? कार्य विभाजन में, क्योंकि हम काम को बांटते हैं और बॉस कुछ काम अपने पास रखता है और कुछ काम अपने अधीनस्थ को सौंपता है। अधिकार अंतरण का मुख्य उद्देश्य हमेशा अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है, ये आपको याद रखना है। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है? विकेंद्रीकरण है क्या? स्थिति मतलब वास्तव में ये है क्या? विकेंद्रीकरण उच्च स्तर की नीतियों का परिणाम होता है। उच्च स्तर मतलब टॉप लेवल ने जो डिसाइड किया है। अगर टॉप लेवल ने डिसाइड किया है कि हमारा संगठन केंद्रीकृत है रहेगा, तो वो केंद्रीकृत संगठन बनाते हैं। अगर वो कहते हैं अधिकारों को नीचे तक हम दे देंगे, तो वो विकेंद्रीकृत। तो ये किस वजह से होता है? ये उच्च स्तर की नीतियों का परिणाम होता है। तो हमारा चौथा पॉइंट है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब सीमित है या विस्तृत है। दो पॉइंट्स होते हैं, सीमित, विस्तृत। सीमित, व्यापक। विस्तृत या व्यापक वर्ड से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित होता है। क्यों? क्योंकि ये केवल अधिकारी और उसके अधीनस्थ से जुड़ा हुआ होता है, जबकि विकेंद्रीकरण, हाँ जी, अधिकार अंतरण का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, क्योंकि ये केवल अधिकारी और उसके अधीनस्थ तक ही सीमित होता है। जबकि जो विकेंद्रीकरण होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है, क्योंकि यह संगठन के हर स्तर को इन्वॉल्व करता है। तो विकेंद्रीकरण स्तर संगठन के हर लेवल पर होता है, जबकि अधिकार अंतरण में क्या होता है? उच्च स्तर और मध्य स्तर जुड़े हुए हैं। ए और बी के बीच का जो संबंध है वो अधिकार अंतरण। मध्य स्तर और परिचालन स्तर, बी और सी के बीच का जो संबंध है वो अधिकार अंतरण। तो जब अधिकारी अपने अधीनस्थ को काम सौंपता है अपने कार्यभार को कम करने के लिए, तो यह हुआ अधिकार अंतरण। लेकिन अगर संगठन की नीति ही ऐसी बना दी गई है कि हर कोई अपने काम को करेगा, तो वो कहलाया विकेंद्रीकरण। तो ये उच्च स्तर की नीतियों का परिणाम होता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि ये प्रबंध का हर स्तर सम्मिलित करता है। लास्ट है इसका उद्देश्य। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अधिकार अंतरण का क्या उद्देश्य होता है? अधिकार अंतरण का उद्देश्य होता है अधिकारी के कार्यभार को कम करना, और विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाना। हमने परिभाषा में भी पढ़ा था, हर वह कदम जो संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है, और हर वह कदम जो संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को घटाता है वो केंद्रीकरण कहलाता है। एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर से रिलेटेड एक दो बातें पता चलेंगी। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा।